चलो, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर को इश्यू कर लेते हैं उस वक्त आपके पास पैसा आता है, और जब आपको उसे वापस करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। तो उसमें आपकी डिबेंचर्स की लायबिलिटी कैंसिल करनी है। अब ये डिबेंचर्स आप रिडीम कर सकते हो। एक जो हमने पहला पढ़ा कि आप लमसम रिडीम करोगे, मतलब आपने आज डिबेंचर इशू किए, 5 साल 10 साल बाद बोलोगे कि ठीक है, आप मतलब पहले ही बोलोगे कि भाई 5 साल बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे, और वो हो गया लमसम में। दूसरा क्या हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स में, कि हर साल आपने कुछ कुछ रिडीम कर लिया, और उसमें कैसे अकाउंटिंग करनी है वो हमने सीख लिया। तो इन दोनों में हमने जस्ट एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझी वो ये चीज थी कि अगर अनलिस्टेड कंपनी होती है, अदर देन अनलिस्टेड एनबीएफसी और अनलिस्टेड नेशनल हाउसिंग कंपनीज, उन सब कंपनीज को जो अनलिस्टेड है उनको डीआरआर में एटलीस्ट 10% करना है जितना भी उनके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। और जिस साल उनके डिबेंचर रिडीम होने उस साल 30 अप्रैल से पहले पहले उनको 15% ऑफ द डिबेंचर जो रिडीम होने वाले हैं कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जिसको हम डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वहां से जो पैसा निकाला जाएगा वो सिर्फ डीआरआर, वो सिर्फ क्या बोलते हैं इसके लिए इस्तेमाल होता है, रिडम्पशन के लिए। और फिर जब रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगा, नो डीआरआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो डीआरआर की रिक्वायरमेंट जो है वो तो एक्ट के साथ आ गया। और डीआरआर कैसे हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, वो मैंने आपको बता दिया था किस तरह से पैसा ब्लॉक होता है। वंस रिडम्पशन कंप्लीट हो गया देन डीआरआर की कोई भी नीड नहीं है। तो आप डीआरआर में जो बचा हुआ पैसा है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था दूसरा तरीका, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, कि अगर आप अपने डिबेंचर्स को बोलते हो कि यू आर कन्वर्टिंग देम द शेयर्स, प्रोसीजर क्या रहेगा, एंड देन उसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो भी मैंने आपको बताया कि डिबेंचर्स डेबिट हो जाएंगे, उसकी जगह आप शेयर्स दोगे। नाउ यू हैव टू सी कि शेयर्स आप इशू कर रहे हो एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो। और अगर पार पे दे रहे हो तो उतना ही हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पे होगा तो डिफरेंशियल अमाउंट प्रीमियम में जाएगा, और अगर डिस्काउंट होगा दैट विल बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर करके। ये हमने ऑलरेडी पता, बट अगेन यू कैन नॉट इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट तो पॉसिबल नहीं होगा शेयर्स के केस में। नाउ आज हमने पढ़ना है एक और तरीका होता है रिडम्पशन का। रिडम्पशन, ये लास्ट है इसका, रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। इसका मैंने डिस्कशन पहले वाले लेक्चर में शायद कर लिया था, बट आज इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। रिडम्पशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमें जो डिबेंचर्स की लायबिलिटी है उसको खत्म करना है। मैं जब डिबेंचर इशू कर रहा हूँ मार्केट में तो मेरी डिबेंचर्स की लायबिलिटी होती है। मैं जब डिबेंचर्स इशू करता हूँ तो मेरी पोजीशन ये रहती है, यहाँ पे मेरे डिबेंचर्स दिख रहे हैं एज लायबिलिटी, सपोज 10 लाख है, और मेरे पास बैंक में पैसा आ गया 10 लाख। फिर इस 10 लाख से मैं काम कर रहा हूँ, एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये लायबिलिटी है मेरी 10 लाख की। ये मार्केट में मेरी लायबिलिटी है 10 लाख की। तो ये 10 लाख के डिबेंचर्स, सपोज 1 लाख डिबेंचर्स है या 10,000 डिबेंचर्स है, वो लोगों के पास पड़े हुए हैं। Now what I can do, I can purchase my debentures in the market. The option is available. तो मार्केट में अगर कोई डिबेंचर होल्डर मेरा मेरा डिबेंचर बेचना चाहता है किसी और डिबेंचर, किसी और बंदे को, मैं कंपनी एज कंपनी मैं भी उसको खरीद सकता हूँ। समझ आई बात? मार्केट में मेरा डिबेंचर बिक रहा है और मेरे पास सरप्लस बची है, तो मैं कर सकता हूँ ऐसा, मैं अपने डिबेंचर को परचेज करूंगा। इससे मेरे को एडवांटेज क्या होगा, दो तरह के मेजर एडवांटेज होंगे मेरे। एक, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ डिबेंचर्स अपने बिलो फेस वैल्यू, मेरा डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, बट फॉर वट एवर रीजन ये अभी ट्रेड कर रहा है 97 98 पे, तो मेरे को क्या हो गया, मेरे को फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी 100 की है और आज की डेट में वो चीज मेरे को 98 में मिल रही मार्केट में, तो मैं उसको 98 में ही परचेज करूंगा। मेरा डिबेंचर में वापस उस बंदे को 98 दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर चलना। तो मेरे को जो कल 100 रुपया देने थे 2 साल बाद, मैं आज ही इसे 98 रुपीज में खरीदूंगा और कैंसिल करूंगा, है ना? मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। तो एक एडवांटेज मेरा यह है कि अगर मैं 25 बिलो एफपी करूंगा तो मेरा फायदा होगा। दूसरा एडवांटेज मेरा हो जाएगा, मेरा सेविंग होगा इंटरेस्ट में। मेरे पास सरप्लस पैसा बचा है, कहीं पर यूज नहीं आना है, तो मैं अपने डिबेंचर को परचेज कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट क्या होगा, जो मैं डिबेंचर परचेज करूंगा उसमें तो मुझे बाहर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। गॉट माई पॉइंट और नॉट? जब मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ तो मैं कमिटमेंट करता हूँ मैं हर साल आपको 10% 12% इंटरेस्ट दूंगा। बट अगर मैं डिबेंचर को परचेज करूंगा तो एटलीस्ट जो मेरे जेब में ही डिबेंचर है उनको इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं ना। यस और नो? जी यस और सर। नो? यस सर। समझ आया? हाँ। कैसे इंटरेस्ट बच जाएगा? अगर मैं जब अपने हम डिबेंचर मार्केट से परचेज करूंगा तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैसा बचेगा मेरा, बताओ? पहले तो हम फिक्स करते हैं ना कि हम डिबेंचर्स पे इतना देंगे। फॉर हाँ, एग्जांपल अगर सपोज 10 लाख। 12% है, 12% और 10 लाख के डिबेंचर है, तो मेरा हर साल का इंटरेस्ट 1,20,000 है। हाँ। मैं इसमें से अगर 2 लाख के डिबेंचर खुद परचेज करूंगा तो मेरे ओन डिबेंचर रहेंगे।
जी 2 लाख के, तो अल्टीमेटली मैं डिबेंचर्स कितने पे दूंगा? 10 लाख टोटल लाइबिलिटी, इसमें तो 2 लाख मेरे पास है ना, तो जो बाकी 8 लाख बचे उन्हीं को तो इंटरेस्ट दूंगा ना, खुद को थोड़ी इंटरेस्ट दूंगा। ना। और अगर इंटरेस्ट खुद को भी दूंगा एक तरह से एक्सपेंस हो जाएगा, जिससे इनकम हो जाएगी, नेट इम्पैक्ट तो जीरो हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं अपने डिबेंचर्स परचेज करूंगा मार्केट से, मैं तो 10 में से 2 लाख अपने पास रख रहा हूँ ना, तो बाकी लोगों के पास 8 लाख बचे, तो मुझे 8 लाख पे ही डिबेंचर देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरा अल्टीमेटली सेविंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरा 24,000 का सेविंग हो जाएगा। और अगर मैंने इन्हीं 2 लाख को सपोज 1,96,000 में ही खरीदा, तो मेरे तो 4,000 की वहां से भी सेविंग हो गई। ये मेरी दो सेविंग तरह की सेविंग हो सकती है। लॉस भी हो सकता है, इंटरेस्ट में तो चलो लॉस नहीं होगा, बट हो सकता है कि मैं इसको फेस वैल्यू से ज्यादा परचेज करूंगा, इन दैट केस इट विल बी लॉस। एनीवेज, हम उसको डील करेंगे कि मेरा प्रॉफिट होगा तो क्या ट्रीटमेंट जाएंगे, लॉस होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर, स्टडिंग द चैप्टर रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन कैसे होगा वो हमने देखना है। अभी तो मैं परचेज किया हूं, अब मेरे पास पोजीशन क्या है, अगर मैं 2 लाख के डिबेंचर्स अपने परचेज करता हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में अब पोजीशन कुछ इस तरह से बनती है। मेरे पास यहाँ पे 12% डिबेंचर्स की लाइबिलिटी दिख रही है, हम्म, 10 लाख की। और जी मेरे यहाँ पे एसेट दिख रहा है ओन डिबेंचर 2 लाख का, है ना? हम्म, तो चाहे तो मैं इनको इमीडिएटली कैंसिल कर सकता हूँ, जब मैंने परचेज किए मैं डिबेंचर्स को इमीडिएटली कैंसिल कर सकता हूँ। उस वक्त एंट्री क्या करूंगा, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर, अपना एसेट कम करूंगा और अपनी लाइबिलिटी कम करूंगा 2 लाख की। तो क्वेश्चन क्या रहेगी, ये 2 लाख हट जाएंगे और मेरी लाइबिलिटी रहेगी 8 लाख की। तो अल्टीमेटली 2 लाख के रिडीम हो गए नहीं हो गए? हम्म, दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ रिडेम्पशन। दूसरा तरीका क्या है, इसको बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स एंड इमीडिएट कैंसिलेशन। डिबेंचर्स परचेज कर लिए तो इमीडिएटली कैंसिल कर दिए, मतलब इमीडिएटली रिडीम कर लिए। दूसरा है कि एक साल रखूंगा उसके बाद रिडीम करूंगा, बट अल्टीमेटली रिडेम्पशन वैसे ही होगा, ओन डिबेंचर्स में क्रेडिट करूंगा, वो एसेट मेरा आप चला जाएगा और मेरी लाइबिलिटी डेबिट करूंगा, तो लाइबिलिटी और एसेट को लॉक अप करूंगा। समझ आई बात? जी सर। बट अगर आप परचेज ओन डिबेंचर्स करते हो, आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप इनको चल के मार्केट में दोबारा से सेल कर सकते हो। सपोज अभी 3 साल ही हो गए थे, मैंने डिबेंचर्स इशू किए थे 10 साल के लिए, 3 साल ही हो गए थे और मेरे पास सरप्लस पैसा था, मैं आज खरीद सकता हूँ इनको, क्योंकि सस्ते में मिल रहे थे। और यहाँ पे मैं अगर पैसों की और जरूरत पड़ेगी या वाट एवर रिजल्ट, मैं यहाँ पे दोबारा भेजूंगा और फिर यहाँ पे कैंसिलेशन करूंगा। यहाँ पे फिर जब रिडम्पशन हो जाएगा तब वैसे हो जाएगा, रिडम्पशन जैसे नॉर्मली होता है, ठीक है ना? तो द पॉइंट इज, अगर मैं खुद परचेज करूंगा तो मैं किसी भी वक्त उनको रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है? अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, और कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट बचा। अगर मेरे रिडम्पशन में प्रॉफिट हो गया, मतलब अगर मैं परचेज करूंगा डिबेंचर सस्ते में, तो डेफिनेटली मेरा परचेज प्रॉफिट हो जाएगा। जो मेरी जी लाइबिलिटी सर। 2 लाख की थी और अगर मैंने उनको मार्केट से परचेज किया 1,96,000 में, तो मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हो गया। हाँ। समझ आ रही बात? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो 2 लाख की कम हो जाएगी, मुझे उनको 2 लाख देने थे, बट मैंने आज 1,96,000 में खरीदे। अब मैं, ओवन डिबेंचर्स मेरे 1,96,000 के थे, ओवन डिबेंचर मेरे 1,96,000 के थे, और मेरी लाइबिलिटी 2 लाख की कम हुई, तो मेरा 4,000 का फायदा हुआ ना। दिस इज हम्म, माई प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, है ना? हम्म, तो ये प्रॉफिट बार बार थोड़ी होगा, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ये बार बार तो नहीं होगा ना। ये लकीली आपको प्रॉफिट हो गया है, आपका बिजनेस ये थोड़ी है डिबेंचर को सेल करना, परचेज करना ओपन मार्केट से। ये तो इवेंचुअली सस्ते में पड़ रहा था और आपका फायदा हुआ, या आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो ये आप ट्रांसफर कहां पे करोगे, कैपिटल प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो फिर एंट्री करोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर तो कैपिटल रिजर्व। बट अगर लॉस होगा, लॉस यू विल राइट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? लॉस अगर आपका हो जाएगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस से, बिकॉज देयर इज नॉट एनी कंसेप्ट कि आप कैपिटल लॉस, लॉसेस जो है वो कैपिटल रिजर्व से लेस कर दो। लॉस जो आपका होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही हिट हो जाएगा, ठीक है? पर अगर प्रॉफिट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, और कोई कंसेप्ट नहीं बचा है। यस, अब आपको प्रैक्टिकली इसको समझना है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? जी सर। क्लास से कौन चला गया? नाटिकल को क्या हुआ? बिजनेस क्लास बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, आप सब अपनी बुक में ये जो फोर्थ कंसेप्ट था, रिडेम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन होगी एक बार वो पढ़ लो मुनाजा बेटा। Journalize the following transactions for the purchase and छोड़ो छोड़ो immediate छोड़ो, मेरे sale पास of। भी ये है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक बार देखना सारे बच्चे, ठीक है?
Journalize the following transactions for the purchase and immediate cancellation of own debentures on the assumption that DRR has already been created. Assumption आपको लेनी है DRR already create हुआ था and debenture reversion have already been encashed. वो आपने already encash की है, ठीक है ना? तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, तो DRR आपको create कुछ नहीं करना है। नंबर 1 है, मिल गया ना आप सबको क्वेश्चन? जी सर। रुपीज 5 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट पार वैल्यू। आपने डिबेंचर्स परचेज किए 5 लाख के, कितने में परचेज किए? 5 लाख में। 5 लाख के डिबेंचर्स आपने 5 लाख में परचेज किए ओपन मार्केट से, ठीक है? तो 5 लाख पर आपने पार वैल्यू पे परचेज किया, तो आपने कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए दे दिए। तो आपने अपने ही डिबेंचर मार्केट से खरीदे जिनकी फेस वैल्यू थी 5 लाख, और आपने मार्केट से भी परचेज किया 5 लाख में। तो आप जब अपने डिबेंचर्स परचेज करोगे तो आप एंट्री क्या करते हो? ओवन डिबेंचर करके। जो आप याद रखना, जब आप डिबेंचर्स को इश्यू करते हो तो आप लायबिलिटी बुक करते हो, बट व्हेन यू परचेज अ डिबेंचर्स, उस परचेज को आप नाम दोगे ओवन डिबेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ओवन डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो बैंक। जब आप अपने डिबेंचर्स परचेज करोगे तो हमेशा याद रखना, आप एंट्री करोगे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितने पे एंट्री करोगे? जितने में आपने खरीदा, उनकी फेस वैल्यू पर नहीं जाओगे, जितने पे आपने खरीदा। यहाँ पे आपने उनको 5 लाख में खरीदा, तो आप एंट्री करोगे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 5 लाख रुपए, ठीक है, टू बैंक। अब आपने क्या बोला? आप इसको कैंसिल कर रहे हो, मतलब आप अपनी डिबेंचर की लायबिलिटी खत्म कर रहे हो, है ना? तो आपकी जो आप डिबेंचर थे 10% डिबेंचर, जो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिख रही थी, उस लायबिलिटी को आप खत्म कर रहे हो, इस एसेट के साथ खत्म कर रहे हो। तो ये आपका एसेट है, इसको क्रेडिट करोगे, और जो लायबिलिटी है उसको डेबिट करोगे। तो दूसरी एंट्री करोगे जब आप कैंसिलेशन करोगे, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। साहिबा बेटा आपको समझ आ रहा है? बेटा आपको समझ आ रहा है? ये देखो, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, आपके पास 10% डिबेंचर्स थे, ठीक है ना, 5 लाख के। जी। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने पहले ये मार्केट से परचेज कर लिया, ठीक है? आपके पास कैश था सपोज, बैंक था आपके पास 5 लाख रुपया सपोज। अब आपने क्या किया? ये डिबेंचर्स मार्केट से पहले परचेज कर दिए। जब आपने परचेज किया तो आपने क्या दी? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपका बैंक चला जाएगा, यहाँ पे आएगा ओन डिबेंचर, ये आपका एसेट रहेगा, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब आप बोल रहे हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी से, तो यार मेरी लायबिलिटी है, मुझे लोगों को 5 लाख रुपया देना है, और यहाँ पे एसेट साइड से देखो, मुझे 5 लाख रुपया लेना है। अरे किससे लेना है? खुद से लेना है। खुद से ले सकता है कोई बंदा? खुद की लायबिलिटी खुद को देना है। अच्छा, 5 लाख रुपया लायबिलिटी किसको देना है? अपने को देना है ना? एक जेब में लायबिलिटी है, दूसरी जेब में एसेट है, तो एसेट और लायबिलिटी को नॉक ऑफ करो। याद करो वो, जब मैं बोलता था कि एक डेटर मुझे को चेक देता था, और वो चेक मैं क्रेडिटर को देता था, तो मैं एंट्री क्या करता था? भाई मैं अपने डेटर को भी खत्म करता था, क्रेडिटर को भी खत्म करता था। सिमिलरली यहाँ पे मेरी लायबिलिटी है 5 लाख रुपया, मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को 5 लाख रुपया देना है डिबेंचर होल्डर को। अब केस ऐसा बन गया कि डिबेंचर होल्डर भी मैं ही बन गया, क्योंकि मैंने उस बंदे से वो खरीद लिया। तो लायबिलिटी भी मेरी, एसेट भी मेरा ही, तो दोनों को हम क्या करेंगे? नॉक ऑफ करेंगे। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये मैंने लायबिलिटी को डेबिट किया, और ये जो मेरा एसेट था इसको क्रेडिट किया। अल्लाह अल्लाह खैर सब समझ आया बात? इस तरह से मेरा रिडम्पशन भी हो गया, ठीक है? अब दूसरा केस है, समझ आ रहा है आप सबको कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा तो बाकी सब थोड़ा जल्दी जवाब दिया करो, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है ना यार, काश से जैसा मेन। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रुपीज, सॉरी दूसरा पार्ट इसका, रुपीज 3 लाख। अब 3 लाख के डिबेंचर, रुपीज 3 लाख मतलब उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है रुपीज 3 लाख। 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच परचेज एट 96। अब मैंने अपने डिबेंचर्स के लिए 3 लाख के डिबेंचर जो 100 रुपए के थे, मैंने 96 में खरीदे। पहले मुझे बताओ, अगर 3 लाख के डिबेंचर 100 रुपए के थे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 3 लाख डिवाइड बाई 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 3000 डिबेंचर। अब मैंने 3000 डिबेंचर खरीदे 100 रुपए के एट 96। मुझे बताओ मैंने कितना पैसा दिया होगा? 2,88,000। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ओन डिबेंचर डिबेंचर अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू बैंक। 2,88,000। मैंने आप इन्वेस्टमेंट कर ली 2,88,000, तो उस बंदे को मैंने 2,88,000 दे, तो मेरा एसेट क्या लाएगा? ओन डिबेंचर नाम से मैं उसको एसेट क्रिएट करूंगा, मैं एज माय इन्वेस्टमेंट, तो बैंक अकाउंट 2,88,000। नाउ वी हैव टेकन अ कॉल कि हम इसको अपने पास नहीं रख रहे,
हम जो लाइबिलिटी है डिबेंचर्स की, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में 3 लाख की लाइबिलिटी दिख रही होगी डिबेंचर्स की, क्योंकि मेरे ही डिबेंचर्स है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तो 3 लाख की, तो उस 3 लाख की लाइबिलिटी को नॉक ऑफ करना है, उस 3 लाख की लाइबिलिटी को खत्म करना है, इमीडिएटली कैंसिल करना है, मतलब रिडीम करना है। रिडम्पशन की एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर की लाइबिलिटी खत्म करोगे, तो एंट्री क्या करोगे आप, कितने परसेंट डिबेंचर थे, 10% डिबेंचर, तो एंट्री क्या करोगे, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट। वहां पे क्या करते थे आप, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डिबेंचर होल्डर 3 लाख, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू बैंक 3 लाख। यहाँ तो कुछ नहीं देना है डिबेंचर होल्डर को, बिकॉज यहाँ पे आप डिबेंचर होल्डर खुद ही कैश हो, नहीं जा तो रहा है। खुद में क्या है, ओन इन्वेस्टमेंट है, तो ओन इन्वेस्टमेंट को खत्म करेंगे टू ओवन डिबेंचर्स। ठीक है, कितने हो गए, ठीक। 2,88,000। 2,88,000 अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरे को पर शेयर पे प्रॉफिट। 4 रुपए का फायदा हुआ। देखो बेटा, अगर मैं इन 3,000 डिबेंचर होल्डरों को एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन देता, मुझे 100 रुपया देना पड़ता, बट मैंने इनको पहले ही खरीदा, ये मार्केट में सस्ते में खरीद रहे थे, 96 में खरीदा, तो मेरे को 4 रुपए का फायदा हुआ पर डिबेंचर। हाँ। मेरे पास डिबेंचर कितने हैं, 3,000, तो मेरे को 12,000 का फायदा हुआ। देखो 3 लाख की लाइबिलिटी नॉक ऑफ होगी 2,88,000 से, तो मेरे को 12,000 का फायदा हो गया। इसको मैं बोलूंगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को कैंसिल करते वक्त मेरे को फायदा हो गया 12,000 का, एंड नाउ दिस कैपिटल प्रॉफिट is to be transferred to capital reserve, to कैपिटल profit on रिजर्व। cancellation account debit, profit on cancellation of debentures account debit 12,000 to capital reserve। और एक बात याद रखना कि जब हम इसको खरीदते हैं उस वक्त हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने खरीदा, आपको पता था कि मेरे को 12,000 का फायदा हुआ, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, ये गलती नहीं करना। व्हेन यू परचेज द ओन डिबेंचर्स at a value which is less than the par value, you are not going to recognize the profit, because we have this concept of conservatism, anticipate no profits, provide for all us। अभी मैं कैंसिल थोड़ी कर रहा हूँ, when I will cancel these debenture, then and then only I will be able to book the profits, because at that time I am actually realize the profits। If I am purchasing them, though I am purchasing them at a discount, still I will not be booking the profit, because it may happen, very well happen कि मैं इनको मार्केट में दोबारा से बेचूंगा और बेचने पे मेरे को लॉस हो सकता है, तो अभी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। तो जितने में परचेज किया उतने में ओन डिबेंचर करके इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना है। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। मुझे, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं क्या बात बोलना चाहता। मैंने जमीन खरीदी, जमीन का रेट वहां पे 15 लाख रुपया है और मैंने 13 लाख पे खरीदा, तो क्या आप जमीन को 15 लाख पे दिखाओगे और 2 लाख का प्रॉफिट बुक करोगे, क्या आप जमीन को 13 लाख पे दिखाओगे? 13 लाख में पहले 13 लाख पे, दिखाएंगे ना। मैंने 13 लाख में खरीदा, मैं थोड़ी बोलूंगा अभी मेरे को प्रॉफिट हो गया यार, ये चीज 12 लाख में मिलती पर मैंने 13 लाख में, मेरे लिए कॉस्ट 13 लाख है, मैं 13 लाख में जब मैटर मैं जमीन को बेचूंगा फिर 15 या अगले दिन 15 लाख में बेचूंगा, तब 2 लाख का प्रॉफिट बुक करूंगा। कंजर्वेटिव कंसेप्ट यही बोलता है। तो यहाँ पे भी मेरे को पता है मेरे को 12,000 का फायदा होने वाला है अगर मैं कैंसिल करूंगा, बट सिंस आई एम नॉट कैंसिल्ड देम, आई एम नॉट टेकन अ कॉल फॉर दैट, तो अभी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। तो याद रखो बेटा, परचेज के वक्त प्रॉफिट बुक नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करेंगे कैंसिलेशन, तभी हम इसको प्यार से नाम देते प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, नॉट प्रॉफिट ऑन परचेज। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती, छोटी छोटी बातें होती, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसी से आती है। समझ आई बात? जी सर। कोई किसा ब्रोकन बताओ, तीसरा केस क्या है? 510% debentures of 100 were cancelled by 500, यहाँ पे सिर्फ 500 वर्ड आया, 500 बोले तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स, रुपीज होगा तो वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। value of debenture। हाँ बताओ, 500 debentures, 10% debentures of ₹100 were cancelled by purchase of debentures in the open market at 105 rupees। अब क्या हुआ, मैंने अपने डिबेंचर्स 500 डिबेंचर्स 105 में खरीदे, तो मैं हाँ। बोलूंगा जितने में खरीदे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मैं तो एंट्री करूंगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 into 105। जल्दी मुझे कैलकुलेटर पे बताओ, आई होप पेशेंट मुझे साफ रामू ऐसे फोन कोर में चार उनसे जल्दी 52,500। 52,500। 500। अब क्या हो गया, नाउ आई डिसाइडेड टू इमीडिएटली कैंसल देम, तो अब मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास थे 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 के, और मेरे ओन डिवेंचर चले गए टू ओन डिवेंचर
52,500, मेरे एसेट 52,500 चले तो मेरा 2,500 का लॉस हो गया। ये 2,500 का लॉस कैसे हुआ? मैंने हर डिबेंचर पे 5 रुपया ज्यादा दिया, 500 इंटू 5, 2500 का मेरा लॉस हुआ। इसको मैं करूंगा लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो सस्ते में खरीदोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, महंगे में खरीदोगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, लॉस हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। ठीक है, तो फिर इस लॉस को आपने डेबिट करना है पीएनएल में, तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2500 टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स 2500। अभी आप 12th में पढ़ो तो अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बस प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, फिर आप आगे पढ़ोगे भाई ओन डिबेंचर्स परचेज कर दो, फिर इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ओन डिबेंचर्स में डेबिट होता है। एक एएसबी पढ़ोगे आप, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फिर आप उसको क्रेडिट करते हो, फिर आप बोलते हो कि अच्छा अल्टीमेटली फिर दोबारा से ओन डिबेंचर्स को आपने मार्केट में बेच दिया, फिर वहां से प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, बहुत सारी कहानियां चलती है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, बट अभी नहीं, वो शायद आपका सीए इंटर में हो सकता है वो कंसेप्ट आपके आगे। अभी आपका बहुत प्यारा प्यारा छोटा छोटा सिंपल सिंपल का कंसेप्ट है। इसके बाद जो मुझे इलस्ट्रेशन दिख रही है वो अपेरेंटली मुझे लगता है बहुत आसान है, तो आई थिंक आपको वो करना आएगा कि मैं दिखा दूं? आप पढ़िए। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। On 1st April 2017, a company issued 4,009% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, repayable at a premium of 10%. चलो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन कुछ भी होगी तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखूंगा, बिकॉज अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, आप अपनी बुक में देख लेना। इस कंसेप्ट के बाद दूसरा क्वेश्चन है ये। जी ऑन 1st April 2017, सबसे अच्छी चीज जो हमें हेल्प करती है वो होती है टाइमलाइन, इसकी आदत डाल दो। ठीक है बेटा, जी 1st April 2019 means 17, a company 17. issued 4,000 debentures. 4,000 is number of debentures. 4,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 10, तो मैंने इनको इशू किया at 9। ठीक है बेटा, रिपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिपेएबल क्या है? 10% प्रीमियम पे है, ठीक है ना। रिडीमेबल एट प्रीमियम दैट इज 110 रुपया। The term of issue provided for the redemption of 40,000 rupees, 40,000 के डिबेंचर every year commencing from 31st March either by purchase from market or by draw of lots at the company's option। तो हमने बोला 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 से हम रिडीम करेंगे 40,000 के, मतलब 400 डिबेंचर्स हम रिडीम कर सकते हैं। रुपीज 40,000 मीन्स 400 डिबेंचर्स हम रिडीम कर सकते हैं। अब क्या हुआ? ऑन 31st मार्च द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 32,000, तो 32,000 के डिबेंचर्स आपने परचेज किए एट 95। 32,000 डिबेंचर्स आपने परचेज किए एट 95 और 8,000 के डिबेंचर्स आपने परचेज किए 90 में। द एक्सपेंस ऑफ द परचेज, जो एक्सपेंस ऑफ द परचेज थे आपके, वो आपके आ गए 1,000 रुपया। अब आपको रिकॉर्ड द एंट्रीज करनी है फॉर रिडेम्पशन। अब सबसे पहले आपको देखना है ये डिबेंचर जो मैंने परचेज किए कितने में कर दिया। आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है किसकी? रिडेम्पशन की। इंटरेस्ट की एंट्रीज, डीआरआर की एंट्रीज, वो सब आपको इग्नोर करनी है। तो आपको सिर्फ डिबेंचर जब आपने मतलब परचेज किए उनकी एंट्री करनी है और इमीडिएट कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। जी जब मैं डिबेंचर्स को परचेज करूंगा तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैंने कितने में परचेज किया उसकी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने 32,000 के डिबेंचर्स 95 में परचेज किए। 32,000 के डिबेंचर्स कितने हो गए? 320 डिबेंचर्स। 320 डिबेंचर्स मैंने 95 में परचेज किए, है कि नहीं? लिखा क्या है? 32,000 के डिबेंचर्स मैंने 95 में परचेज किए। 32,000 डिवाइड बाय 100, तो कितने डिबेंचर हो गए? 320। 320 डिबेंचर मैंने 95 में परचेज किए। फिर क्या है? 8,000 के डिबेंचर्स दैट इज 80 डिबेंचर्स मैंने 90 में परचेज किए, प्लस इनके एक्सपेंसेस दैट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे
कोई चीज आपको कितने में पड़ी, तो जितने भी खर्चे उस पे होंगे दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ। एडेड जैसे मैंने उस दिन बोला था आपको मशीनरी परचेज करते हो, तो मशीनरी आपने परचेज की 10,000 की, उस पर इंस्टॉलेशन लगा 1,000 रुपये, तो आप मशीनरी बोलोगे मेरे को मशीनरी कितने की पड़ी, 11,000 की, है कि नहीं। जी सर। आपने मोबाइल लाया 15,000 का, तो आपने पसंद कवर ववर खालस 5, तो क्या वो मोबाइल के रेट बताया 15,000 5, तो ये 500। इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी 320 इंटू 95 को तक, तो 30,400 उनके लिए, ये 80 इंटू 90 हो गया 7,200, और 100 रुपीज 1,000 रुपीज अलग से किराया लगा, खर्चा लगा, 0 0 एटी 2 एट 6 थाउजेंड 7 600 7 8, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट का खर्चा पड़ा वो पड़ा 38,600, ठीक है। जी। तो ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 38,600, तो बैंक 38,600। फिर आप बोलोगे अब क्यों आपको इमीडिएटली कैंसिल करना है, तो आप क्या करोगे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के डिवेंचर आपने कैंसिल किए 40,000 के, 40,000 तो ओवन डिवेंचर्स कितने गए 38,600, आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा। फायदा हुआ, प्रॉफिट। 1,400 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स 1,400, और उस 1,400 को आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री हो जी। जाएगी प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,400 टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है बेटा 1,400, ठीक है। एक बार उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ लो आप, आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन इसके बाद। A company has 8,10% debentures of 100 each outstanding on 1st April 2018. यही हम्म है। पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ो। As per terms of redemption, company is आपकी वॉइस चली गई बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुनजा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, किसी को आवाज आ रही है मुनजा की। नो सर। कोई और क्वेश्चन पढ़ो। मुनजा आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप वो करो। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, पढ़ो पढ़ो A, दोबारा co- से। a company has 8,10% debentures of 100 each outstanding on 1st April 2018. हम्म। As per terms of redemption, company is required to redeem 2 lakh debentures every year after 31st March 2019 by purchasing open market. हम्म On 31st July 2019, company purchased 2,000 debentures at 96 each from market for immediate cancellation. हम्म। Expenses on cancellation were 500. The investment was made in government securities. Ignore interest. तो है जनरलाइज होंगे, जनरलाइज। इसमें इसने डीआरआर क्रिएट किया है क्या। डी ए कंपनी है। कंपनी डी में आगे लिखा नहीं है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी नहीं है तो आपको डीआरआर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में वो चीज मिसिंग है कि ये कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। तो साहिबा बेटा आपने एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो कि आपने डिबेंचर में पूछा था कहीं और पूछा था, तो आपने बोला था कि अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा पूछा था आपने। सर किस दिन। आपने किसी चैप्टर में पूछा था कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि सर अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा। वहां पे मैंने आपको बोला था कि जब कुछ नहीं लिखा होता है और दोनों चीजें हो सकती है तो आपको एक एजम्पशन लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ना हो, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे बुक वाले ने ये चीज नहीं लिखा है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है कि अदर देन अनलिस्टेड कंपनी है। हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि डीआरआर किसको क्रिएट करना है, खाली अनलिस्टेड कंपनी को। अब इसने क्वेश्चन में आंसर कैसे किया है, अनलिस्टेड ट्रीट किया कैसे किया है बताओ। सर लेकिन जब हमने पढ़ा था ना उसमें कि डीआरआई इनको क्रिएट करना है, अगर डीआरआर करेंगे भी नहीं मत करने दो, लेकिन डीआरआई तो करना है ना। बेटा उसमें तो फिर हमने रूल्स में क्या पढ़ा था,
जिन कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत है उन्हीं कंपनीज को डीआरआर आई करना था ना, यही तो पढ़ा था हमने। जो हमने रूल नहीं देखा था उसमें क्या पढ़ा था हमने? गोवा मछली। रूल दोबारा से दिखा दूं? सर मैंने जो लिखा है ना, देखो कि डीआरआर जो है ना वो करना है अदर कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनीज को। हम्म। और जो डीआरआई है ना, वो हम्म। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको क्रिएट नहीं करना है। लेकिन जो एन बी एस सी एफ है ना। ये कहाँ से लिखा आपने? बुक से लिखा ना मैंने, आपने? हाँ हाँ। हाँ, बुक वाले ने, ये तो मैंने पहले दिन नहीं बोला था, जब मैंने पहले दिन यही चीज बोली थी कि मैंने बुक से पढ़ा था। फिर अगले दिन मैंने बोला नहीं ये गलत है, तो क्या मुझे, तुमने तो सारे लेक्चर अटेंड कर लिए। दूसरे दिन मैंने मैं वो बोला था बोल ये गलत है। मैं कल आपको ना एक दिन बस मुझे दे दो, मैं बियर एक्ट का पूरा वो देता हूँ। बियर एक्ट से आपकी बुक वाले से क्या गलती हो रही है कि बियर एक्ट में क्या लिखा है, ऑल दोज कंपनीज जिनको डीआरआर बनाना है उन्हीं को डीआरआई करना है, जिनको डीआरआर नहीं बनाना उनको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, ठीक है। मैं कल इसके नोट्स बना दूंगा, वो आप लोगों को भेजा। मुझे कोई ऑफिस में मतलब 10-11 बजे का रिमाइंडर देना ग्रुप में, इस तरह में इसके नोट्स देने थ्योरी वाले, वो मैं दूंगा, वही याद रखना, बाकी सारा भूल जाना, ठीक है। तो क्रक्स में अभी आप इतना याद रखो, जिन कंपनीज को डीआरआर बनाना है, दैट इज अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर बनाना है, उन्हीं को डीआरआर करना है, बाकी उनको डीआरआर नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो दोनों चीजें करनी है। हम एज्यूम करेंगे कि अनलिस्टेड कंपनी है, एज्यूमिंग इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी है तो सबसे पहले क्या करना है, उनको डीआरआर में ट्रांसफर करना है 10%। यस और नो? हम्म। तो डीआरआर की एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। टू डीआरआर अकाउंट। कितना? इसके टोटल डिबेंचर है 8 लाख। 1 लाख 10 8 लाख में 80,000। से आपको 10% करना है, दैट इज 80,000। उसके बाद जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो, आप 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, जितने आपके हम्म रिडीम होने हैं 31 मार्च 2019 को। कब रिडीम होने आपके? 31 जुलाई 2019 को। तो उससे पहले 30 अप्रैल तक आपको एटलीस्ट जितने आपको उसका रिडीम होने हैं उसका आपने 15% आपने डीआरआर आई करना है। तो आप 2 लाख के डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, तो 2 लाख का 15% कितना होता है बेटा? 30,000। तो 30,000 आपको डीआरआर आई करना है। तो ये 30 अप्रैल को मैं एंट्री करूंगा। तो हम्म एंट्री हो जाएगी डीआरआर आई, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हम्म, 30,000, ठीक है। ये दो मुझे जी। डीआरआर की रिक्वायरमेंट से ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हम्म आप, क्या हो गया, मैंने ओन डिबेंचर परचेज कर दी। मैंने 2000 हम्म, डिबेंचर परचेज किए 96 में। हाँ। तो मेरी कॉस्ट आ गई 2000 इंटू 96, प्लस इस पे 500 का मेरा ये खर्चा हो गया अलग से। 2000 हम्म इंटू 96 होता है मेरा 1,92,000, 92,000। प्लस ये 500 का मेरा खर्चा हो गया। टोटल मेरा खर्चा हो गया 1,92,500। तो मैं एंट्री हम्म करूंगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट। 1,92,500 टू हम्म बैंक अकाउंट हम्म 1,92,500। अब क्या हो गया, इनको मैंने कैंसिल कर दिया बेटा। हम्म जब मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे ये डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिबेंचर, तो मैं उनकी लाइबिलिटी खत्म करूंगा। एंट्री करूंगा हम्म, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 लाख की डिबेंचर की लाइबिलिटी डेबिट करूंगा। जी। तो ओवन डिबेंचर मेरे चले जाएंगे कितने, 1,92,500, और मेरा 7,500 का फायदा हो गया। वो हो गया मेरा टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स 7,500। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में ट्रांसफर करूंगा कैपिटल रिजर्व में। टू कैपिटल रिजर्व। कितना हो गए? 75। 30,000, ठीक है। इसके और बाद सर, सर जो है ना ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, हम्म, ये आपने 7,500, अगर मैं ऐसे देखूंगी ना कि 2 लाख माइनस 1,92,500, वो यही आएगा। मैं हाँ बोल रही हाँ, हूँ वो कैसे आएगा 7,500? तो कितना आएगा? 2 लाख माइनस 1,92,7,500 कितना होता है? मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। हाँ,
मैं बोल रही हूँ इसको हम क्या मल्टीपल करेंगे कि ये 7500 आएगा। ये देखो बेटा, 2000 डिबेंचर्स थे, हाँ। आपने 96 में खरीदा, हम्म। तो आपको 4 रुपए का फायदा हुआ। हाँ। 2000 इंटू 4 कितना हुआ, 8000 का फायदा हुआ यहाँ पे। बट हाँ 500 रुपये आपको ये खर्चा हो गया अलग से। ठीक है, इसमें 8000 लेस माइनस करना है। 500, 7,500। ठीक ठीक। ठीक हाँ है। ऐसे। अब इसके बाद मेरी बुक में एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, फिर एक नया टॉपिक है परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप ओन डिबेंचर्स को परचेज कर रहे हो और इमीडिएटली कैंसिल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे लगता है वो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिए होंगे, तो उनको मैं कल दिखा दूंगा। हम इसको बाद में बेच भी सकते हैं और बाद में कैंसिल करेंगे, तो वो वाला एक नया टॉपिक हो जाएगा, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका जो होमवर्क है, एक इलिस्ट्रेशन छूट गई मेरे से, एक या दो इलिस्ट्रेशन, वो आप कर लेना घर पे, ठीक है। और प्लीज जो पेंडिंग बचा है टॉपिक, मतलब पेंडिंग जो आपके इसके क्वेश्चन बचे, वो जल्दी कंप्लीट करो, बिकॉज इन कमिंग 1 or 2 डेज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड फिर शायद हम मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई वांट फ्रॉम यू कि आप प्लीज पेंडिंग क्वेश्चन कर लो। मेरे हिसाब से कल या परसों, कल थर्सडे है ना, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे को इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। सैटरडे हमारी क्लास नहीं रहेगी क्योंकि मेरा कुछ काम है। संडे को भी एज यूजुअल हमारी क्लास नहीं होती है। मंडे से फिर इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर सर मुझे फिर आप हम सर मुझे आप बोल सकते हैं कि हमने कौन कौन सा टॉपिक किया अभी तक? बेटा हमने डिबेंचर तक सारा कंप्लीट कर, रिडम्पशन ऑफ नहीं, डिबेंचर तक इसमें सारा कंप्लीट। डीआरआर में, रिडम्पशन में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारा सारा कंप्लीट हो गया, बस लास्ट टॉपिक बचा है। ये परचेज ऑफ ओन डिबेंचर था, इमीडिएट कैंसिलेशन कल पढ़ेंगे, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर हम रीसेल कर सकते हैं, तो वो वाली एंट्री होगी। मोटा मोटी हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके सर। आपके कुछ टॉपिक छूट गए शायद इस लेक्चर इसके ना। हाँ, एक्चुअली मेरा क्विज कंपटीशन था इसलिए, हाँ, क्विज था मेरा इसलिए छोड़ना पड़ा। थोड़ा मैसेज किया करो बेटा, है ना, कि सर ऐसा है कुछ, तो हो सकता है हम रिशेड्यूल किया करेंगे। बट अगर रेगुलर हो गया, अगर ऐसा फिर हम वेट भी कर रहे थे आपको कुछ टाइम के लिए, फिर ऐसा लगा शायद आप नहीं आ रहे हो, तो जैसे कुछ भी होता होगा ना, तो ग्रुप में सारे लोग बताया गया, एटलीस्ट आप 4-5 बच्चे ही तो जुड़े हो टोटल। तो आप में से इतना हो सकता है किसी के लिए हम कभी क्लास भी छोड़ देंगे म्यूचुअली। तो ऐसा किया, क्योंकि अगर आप रेगुलर आना चाहते हो, दिक्कत क्या होती है, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं सारे लेक्चर को साथ साथ में अपलोड करूँ। मैंने परसों बोला था, छुट्टी थी, मुझे लगा था हो पाएगा, बट इतने सारे काम पेंडिंग होते ना कि नहीं हो पाता है। फिर पति इंसान कहाँ दूर बोलते का था जा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसमें तुम आप छुट्टी दो कार्य। तो कोशिश करो टू बी रेगुलर, क्योंकि कल या परसों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर एक अच्छा टॉपिक हमने चूज करना है, मतलब पढ़ना है फाइनेंस में, और वो अच्छे से पढ़ो मेरा, तो आगे लाइफ आसान हो जाएगी सीए में, क्योंकि आगे सीए में कंपनी वाला ही करना है, और आज तुम्हारी कंपनी की बुनियाद है, ठीक है ना। तो मंडे से प्लीज कोई भी बच्चा जो है ये ब्रेक नहीं देगा, ठीक है ना। किसी को लग रहा हो कुछ होगा तो हम ओवरऑल कोई ब्रेक दे सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि लेट्स बी रेगुलर, ठीक है ना। और किसी को कुछ डाउट था क्या? नो सर, हम संडे तक अब क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। हाँ, संडे तक आप कर लो, फिर इंशाल्लाह मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। हाँ, तुम लोग कंटिन्यू क्लास दे रहे हो सुबह से, चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। मतलब